हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस वंडरफुल प्लेटफॉर्म बायोबडी। आज हमारा शॉर्ट नोट्स सेशन है किसका, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन का। ठीक है, तो बेसिकली आज हम करने वाले हैं, डिकोड करेंगे एनसीईआरटी को। कुछ ऐसे पॉइंट्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं उनको एनसीईआरटी के साइड पर लिखेंगे और उनसे ही रिवीजन करेंगे। हर एक पैराग्राफ में कुछ कुछ ऐसी लाइंस होती हैं जिनसे पूरी की पूरी एनसीईआरटी हम कवर कर सकते हैं। उसी तरीके से हम डिकोड करते हुए लिखेंगे और साथ में हाईलाइट करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस को, और कहाँ से पीवाईक्यूज आए हैं और कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है वो भी देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आर यू अवेयर डेट ऑल ऑर्गेनिजम्स इवन द लार्जेस्ट स्टार्ट देयर लाइफ फ्रॉम अ सिंगल सेल। हमें पता है कि सिंगल सेल से ही लाइफ शुरू होती है। स्पर्म प्लस ओवम मिलता है, जाइगोट बनता है, इससे हमारी लाइफ शुरू होती है। डन। उसके बाद बहुत बड़ा ऑर्गेनिज्म बन जाता है। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्स। बोला गया है ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन कैरेक्टरिस्टिक होते हैं सेल के। ग्रोथ करना और एक रिप्रोडक्शन करना। एक सेल है वो दो में डिवाइड कर जाएगा, दैट मीन्स उसका रिप्रोडक्शन हुआ ना, ऐसे मान सकते हैं। बिकॉज जो पेरेंट्स होते हैं वो खुद की प्रोजेनीज बनाते हैं। ठीक है, वैसे ही सेल एक पेरेंट सेल है, उसकी दो डॉटर सेल्स बनेंगी। ठीक है, उसके लिए एक रिप्रोडक्शन का हुआ। तो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्स इंडीड ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। कोई भी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स है सेल के। ठीक है, ऑल सेल्स reproduce by dividing into two with each parental cells giving rise to two daughter cells। ठीक है जी, यही पॉइंट अभी समझाया। ठीक है, दे डिवाइड दीज न्यूली फॉर्म्ड डॉटर सेल्स कैन देमसेल्फ ग्रो एंड डिवाइड। अब इन्होंने तो भाई बच्चे बना दिए हैं, अब इन बच्चों पे है इनको डिवाइड करना है, ग्रो करना है, जो मर्जी करें। ठीक है जी, गिविंग राइज टू अ न्यू पॉपुलेशन। देखो ऐसे ये दो बच्चे इन्होंने बनाए, मतलब दो डॉटर सेल्स इन्होंने बनाए, अब ये अपनी डॉटर सेल्स बनाएंगे। ठीक है, अब ये पेरेंट्स बनेंगे। इस तरीके से सेल की पॉपुलेशन बढ़ती रहेगी। दैट इज फॉर्म्ड बाय द ग्रोथ एंड डिवीजन ऑफ अ सिंगल पेरेंटल सेल एंड इट्स प्रोजेनी। डन। In other words, such cycles of growth and division allows a single cell to form a structure consisting of million of cells। बोला गया है, दूसरी बातों में बात करें तो एक जो सेल है उससे पूरी की पूरी ऑर्गेनिज्म बना देगी इस तरीके से। डन। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट लाइन क्या है यहाँ पर, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्स। ठीक है जी, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं सेल्स के। ठीक है, तो इसको अंडरलाइन कर लेंगे अपनी एनसीईआरटी में। कुछ लाइन्स होंगी हम अंडरलाइन करते हुए चलेंगे, कुछ होगा जो हम साइड पर लिखेंगे जिससे तुम्हें अच्छे से याद आ जाए सारी चीज़ें। ठीक है, सेल साइकिल। Cells division is a very important process in all living organisms. During the division of a cell, DNA replication, cell growth also take place। जब हम DNA replication की बात करते हैं तो कहाँ होता है वो, इंटरफेज में होता है। इंटरफेज की बात करके आए हैं हम। इंटरफेज वो वाला फेज होता है जब सेल प्रिपेयर कर रहा होता है, सेल प्रिपेयर कर रहा होता है डिविजन के लिए। ठीक है, इंटरफेज में सबसे पहले ऑब्वियस सी बात है, मुझे दो सेल्स में DNA देना है तो मैं एक को ये दो बना दूंगी। ठीक है जी, इस तरीके से फिर उनको दो सेल्स में देना है। ठीक है, तो DNA रेप्लिकेशन होगा एंड सेल ग्रोथ, सेल की ग्रोथ भी होगी कि भाई साहब अब दो में टूटना है सेल, मतलब दो में डिवाइड करना है सेल को। टूटने का मतलब डिवाइड करना मान लो। ठीक है, तो hence have to take place in a coordinated way to ensure correct division and formation of progeny cells containing intact genome। मतलब ऐसे नहीं कि एक के पास तो चला गया है और एक के पास तो नहीं गया है। ठीक है, तो दोनों के पास जाना चाहिए। The sequence of events by which a cell duplicates its genome, synthesize the other constituents of the cell and eventually divides into two daughter cells। इसको कर लो अंडरलाइन। Sorry, the sequence of events by which a cell duplicates its genome, synthesize the other constituents of the cell and eventually divides into two daughter cells is termed as cell cycle। सेल साइकिल एक ऐसी सीक्वेंस है, एक ऐसी साइकिल है जिसमें सबसे पहले तो होगा ग्रोथ, उसके बाद डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, ये अदर ऑर्गेनेलीज का रेप्लिकेशन होगा। सिंपल सी बात है, एक घर है उसको मुझे दो घर में डिवाइड करना है तो मैं सभी सामान को डबल करूंगी। ठीक है, उसी तरीके से सेल भी एक घर मान लो जो कि दो घर में डिवाइड होने वाला है। ठीक है, तो पार्टीशन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डबल करना पड़ेगा हर सामान को। ठीक है, तो बोला गया है डुप्लीकेट जीनोम, सिंथेसाइज द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द सेल, दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंट्स को लाइक ऑर्गेनेलीज हो गई। ठीक है, सबको करना पड़ेगा एंड इवेंचुअली डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल्स इज कॉल्ड सेल साइकिल। ठीक है, ऑल्दो सेल ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। भाई साहब ये लाइन भी अंडरलाइन करनी है। बोला गया है सेल ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। ज़रूरी नहीं है साइटोप्लाज्म, बेसिकली अगर मैं बात करूँ, अगर सेल ग्रो कर रहा है तो उसका क्या मतलब है, उसके अंदर साइटोप्लाज्म इंक्रीज हो रहा होगा तो ग्रोथ कर रही होगी। सिंपल सी बात है, सेल के अंदर क्या भरा हुआ है, साइटोप्लाज्म। अगर साइटोप्लाज्म का कंटेंट बढ़ जाएगा तो सेल के अंदर ग्रोथ हो जाएगी, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो बोला गया है सिर्फ जब सेल डिविजन करने वाला होता है या सेल साइकिल चल रही होती है तब ही सिर्फ हमारा साइटोप्लाज्म का इंक्रीज नहीं होता है।
कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, थ्रू आउट द लाइफ भी चलता रहता है, सिंपल सी बात है। डन। DNA synthesis occur during only one specific stage in the cell cycle. The replicated chromosomes are then distributed to daughter nuclei by complex series of events during cell division. क्रोमोसोम्स जो हैं हमने रेप्लिकेट किए वो दो डिवाइड हो जाते हैं दो सेल्स में, ठीक है, और एक कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट जो पढ़ने वाले हैं, जैसे कैरियोकाइनेसिस होगा, साइटोकाइनेसिस होगा, सबसे पहले हम न्यूक्लियस का डिवीजन करेंगे, फिर साइटोप्लाज्म का डिवीजन करेंगे, तो एक कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट्स बोला गया है इनको। दीज इवेंट्स आर देमसेल्व्स अंडर जेनेटिक कंट्रोल, ये किसके कंट्रोल में है? जेनेटिक कंट्रोल। डन। दीज इवेंट्स आर देमसेल्व्स अंडर जेनेटिक कंट्रोल। डन। तो जब तुम रिवाइज करोगे ना, रिवाइज करते हुए इन लाइंस को ज़्यादा ध्यान देना है। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्स, द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बाय व्हिच सेल डुप्लीकेट इट्स जीनोम, सिंथेसाइज अदर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द सेल and eventually divides into two daughter cells is called termed as cell cycle. Cell growth in terms of cytoplasmic increase is a continuous process. These events are themselves under genetic control. ठीक है, तो इस पेज पे अगर शॉर्ट नोट्स में बात करें, बनाना चाहो, मतलब बेसिकली अगर तुमने हाईलाइट कर लिया है तो बहुत है, ठीक है, इसको देखना है। डन। फेजेस ऑफ सेल साइकिल, हाँ जी, बोला गया है कुछ फेजेस होते हैं सेल साइकिल में, जैसे कि एक होता है इंटरफेज जिसमें सेल प्रिपेयर कर रहा होता है डिवाइड होने के लिए, और एक होता है एम फेज जो एक्चुअल सेल डिवीजन का फेज है। डन। तो बोला गया है ह्यूमन सेल्स इन कल्चर, जो ह्यूमन सेल्स होते हैं, अगर मैं उसको आर्टिफिशियल मीडियम में देखती हूँ, यहाँ पर कल्चर का मतलब क्या है? आर्टिफिशियल मीडियम है, ठीक है, कल्चर का मतलब क्या है? आर्टिफिशियल मीडियम। आर्टिफिशियल मीडियम मतलब बॉडी के अंदर नहीं देख रही हूँ मैं, बॉडी के बाहर अगर एक कल्चर में, मतलब हम जब बात करते हैं लेबोरेटरी में, वहाँ पर अगर हमने देखा है तो उसको बोल दिया कल्चर। देखते हैं कि जो ह्यूमन सेल्स हैं वो 24 आवर्स की सेल साइकिल चलाते हैं। सेल साइकिल का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ प्रिपरेशन करवा दो वही है सेल साइकिल। सेल साइकिल में दोनों इंक्लूडेड होते हैं, इंटरफेस जहाँ सेल प्रिपेयर कर रहा है और एम फेज जहाँ सेल एक्चुअल डिवाइड कर रहा है, ठीक है। 24 घंटे की सेल साइकिल है। हाउएवर दिस ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल कैन वेरी फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। बोला गया है ये सेल साइकिल ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करती है, ठीक है जी। कि अगर ह्यूमंस में 24 आवर्स है तो सब में 24 आवर्स होना ज़रूरी नहीं है। जैसे कि ईस्ट है फॉर एन एग्जाम्पल 90 मिनट की होती है उसकी सेल साइकिल, ठीक है जी। दो द सेल साइकिल इन ईस्ट इज ओनली 90 मिनट्स। सेल साइकिल इज डिवाइडेड इनटू टू बेसिक फेजेस, इंटरफेज एंड एम फेज। इंटरफेज में सेल अपने आप को तैयार कर रहा होता है डिवाइड करने के लिए, और एम फेज में एक्चुअल डिविजन होता है। ओके, हाँ जी, तो इसको हम लिख लेंगे। हाँ जी, हमने लिख लिया कि ह्यूमन सेल्स को 24 घंटे लगते हैं और ईस्ट को 90 मिनट लगता है सेल साइकिल में, ठीक है जी। ओके, फिर सेल साइकिल में दो फेजेस होते हैं, इंटरफेज और एम फेज। एम फेज रिप्रेजेंट द फेज व्हेन द एक्चुअल सेल डिविजन और माइटोसिस अकर्स, एंड द इंटरफेज रिप्रेजेंट द फेज बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेज। सक्सेसिव एम फेज का क्या मतलब है? ये देखो, यहाँ पर सेल आया हमारा, यहाँ पर दो में डिवाइड हो गया है, ठीक है। ये जो फेज़ है इसके जो ये बीच का सक्सेसिव, मतलब इसके यहाँ पे क्या हो रहा है? इंटरफेज हो रहा है, इसको बोला गया है सक्सेसिव एम फेजेस। अगर मैं बात करूँ इंटरफेज में क्या दिखता है हमें? क्रोमेटिन दिखता है, ठीक है। क्या दिखता है? क्रोमेटिन दिखता है, लिख लेंगे। क्या दिखता है इंटरफेज में? क्रोमेटिन, ठीक है। और हमें एम फेज में जब एक्चुअल सेल डिवाइड कर रहा होता है तो क्या दिखते हैं? क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स, ठीक है जी, क्रोमोसोम्स दिखते हैं। डन। ओके, फिर the M phase represents the phase when the actual cell division or mitosis occurs, and the interphase represents the phase between two successive M phases, ठीक है जी। It is significant to note that in the 24-hour average duration of cell cycle, cell division proper lasts for about an hour। जो M phase है ना, ये सिर्फ 1 घंटे का होता है, ठीक है, यही लिख लो। M phase 1 घंटे का होता है सिर्फ, हाँ जी। एम फेज 1 आवर का एम फेज होता है, ठीक है। बाकी सारा जो टाइम है 23 आवर्स इसमें लग रहे हैं, वो स्पेसिफिक नहीं लिखना है कि इसमें कितना का टाइम लग रहा है, ठीक है। बट 95% ऑफ द टाइम लगता है इंटरफेज में और 5% ऑफ द टाइम लगता है हमारे एम फेज में। यहाँ लिख लेंगे 5% ऑफ द टाइम, ठीक है।
5% ऑफ द टाइम एम फेज में लगता है और इंटर फेज में लगता है 95% ऑफ द टाइम। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं डन। सो 95% कहाँ जाता है टाइम, इंटर फेज में जाता है। डन। ठीक है, ओके। The interphase lasts more than 95% of the duration of cell cycle. The M phase start with the nuclear division. M phase में क्या होता है, सबसे पहले न्यूक्लियस का डिवीजन करेंगे, फिर साइटोप्लाज्म का डिवीजन करेंगे। तो न्यूक्लियस के डिवीजन को बोला जाता है कैरियोकाइनेसिस। कैरियोन का मतलब क्या होता है, सबको पता है। कैरियोन का मतलब क्या होता है और काइनेसिस का मतलब क्या होता है। कैरियोन का मतलब न्यूक्लियस होता है और काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन। ठीक है, ओके डन। हाँ जी, और साइटोप्लाज्म बोला गया है साइटोकाइनेसिस को। ठीक है, काइनेसिस का मतलब लिख लिया है तो साइटोप्लाज्म का साइटोकाइनेसिस। ठीक है, इंटरफेज दो कॉल्ड रेस्टिंग फेज। रेस्टिंग फेज इसीलिए बोला जाता है कि सेल प्रिपेयर कर रहा होता है, ये नहीं है कि बिल्कुल हाँ रेस्ट में पड़ा है। ठीक है, सेल प्रिपेयर कर रहा है खुद को सेल डिवीजन के लिए, मतलब एम फेज के लिए। इट इज़ अ टाइम ड्यूरिंग विच सेल इज प्रिपेयरिंग फॉर डिवीजन बाय अंडरगोइंग बोथ सेल ग्रोथ एंड डीएनए रेप्लिकेशन इन ऑर्डरली मैनर। ग्रोथ करेगा सेल, प्रोटीन की सिंथेसिस करेगा जो चाहिए हमें ग्रोथ के लिए। ये नॉर्मली दो सेल्स में जो प्रोटीन्स पाए जाते हैं, बिकॉज दो सेल्स में हमें डिवाइड करना है सेल को। ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन तो होगी ही होगी। तो एक ऑर्डरली मैनर में होता है। जैसे जीवन फेज है, जीवन फेज वो फेज होगा जब सेल बहुत ज़्यादा ग्रोथ करेगा, जब सेल मैक्सिमली ग्रोथ कर लेगा, मेटाबॉलिकली एक्टिव होगा और तो और कुछ प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं सेल ग्रोथ के लिए, या जो भी सेल में इंपॉर्टेंस रखते हैं। ठीक है, या एक चेक करेगा कि डीएनए में कोई डैमेज तो नहीं है। फिर एस फेज में, सिंथेसिस फेज में, हम डीएनए ये एक था ये दो बन जाएंगे। क्यों, हमें दो सेल्स में डालना है आगे जाके। सिंथेसिस फेज में ये होगा और हिस्टोन का सिंथेसिस होगा और हमारे पास क्या हो गए तुम्हारे सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल बोल सकते हैं, वो डुप्लीकेट हो जाएंगे। क्यों भाई, हमने पढ़ा था सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में या सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के डिटेल लेक्चर में कि ये होते हैं, ये स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं। ठीक है, ये स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं जो कि हमारे काइनेटोकोर से अटैच्ड होकर हमारे क्रोमोसोम्स की मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो वो सेंट्रोसोम्स यहाँ डुप्लीकेट होंगे। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। G2 फेज में क्या होगा, गैप 2 में ट्यूबुलिन प्रोटीन की सिंथेसिस होगा। ट्यूबुलिन प्रोटीन भैया क्यों, ट्यूबुलिन प्रोटीन यार साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स किसके बनते हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन के बनते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रख रहे हैं। तो G2 फेज भी ग्रोथ फेज है। फिर उसके बाद जो भी प्रोटीन्स हमें चाहिए या सेल को जितना प्रिपेयर करवाना है सेल डिवीजन के लिए, वो इसमें होगा लास्ट। ठीक है, so G1 corresponds to the interval between mitosis and initiation of DNA replication. During G1 phase, the cell is metabolically active and continuous grows but doesn't replicate its DNA. S or synthesis phase marks the period during which DNA synthesis or replication take place. During this time, the amount of DNA per cell doubles. इसके बारे में भी जानते हैं, अभी पढ़ो, मैं बताती हूँ अभी। If the initial amount of DNA is denoted at 2C, then it increases to 4C. However, there is no increase in the chromosome number. If the cell had diploid or 2n number of the chromosomes at G1, even after S phase, the number of chromosomes remains the same, 2n. In an animal cells, during the S phase, DNA replication begins in the nucleus and the centriole duplicates in the cytoplasm. During the G2 phase, proteins are synthesis. कौन से proteins होते हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन होते हैं। कौन से प्रोटीन्स होते हैं भैया, हाँ जी, कौन से प्रोटीन होते हैं, कौन से प्रोटीन होते हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन। ठीक है, हाँ जी, ट्यूबुलिन प्रोटीन्स होते हैं। नॉर्मल प्रोटीन भी सिंथेसाइज किए जाते हैं, बट अगर मेनली बात करें जो पॉइंट याद रखना है वो ट्यूबुलिन प्रोटीन वाला पॉइंट है। ठीक है, अब एक यहाँ पे लाइन हाईलाइट कर लो। ड्यूरिंग दिस टाइम द अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल इज डबल बट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन्स द सेम। ठीक है, 2n। ठीक है जी, अब कैसे इसके बारे में जानते हैं, आओ नेक्स्ट पेज पे देखो। चलो हम एक ब्लैंक स्लाइड ले लेते हैं, उससे जान लेंगे। देखो, अगर जीवन का जो क्रोमोसोम था
वो ये क्रोमोसोम, वो ये एक क्रोमोसोम था जीवन का, ठीक है। इसको बोला गया है एक क्रोमोसोम। किसका है ये क्रोमोसोम? जीवन, ठीक है, ये है जीवन का क्रोमोसोम। एस फेज में जाकर, ठीक है, एस फेज में जाकर इसकी एक और कॉपी बन जाएगी, इसकी एक और इस तरीके से कॉपी बन जाएगी, ठीक है, रेप्लिकेट होना, ठीक है, हो जाएगी, हाँ जी। फिर आएगा हमारा G2 फेज। G2 फेज में अब ये जो मैंने कॉपी बनाई थी इसकी, ये इसके साथ रह जाएगी इस तरीके से, ठीक है। अब जीवन में ये एक क्रोमोसोम था, 1 क्रोमोसोम, ठीक है, ये एक क्रोमोसोम था। G2 में ये एक क्रोमोसोम है, डन। G2 में ये एक क्रोमोसोम है, जीवन में ये क्रोमोसोम था, S में रेप्लिकेट हुआ, G2 में ये एक क्रोमोसोम है। अब सबसे सही चीज़ तुम्हें क्या दिख रही है? यहाँ पर अमाउंट डबल हुआ, मतलब एक ऐसे ये रेप्लिकेट होकर एक और आ गया है, बट नंबर नहीं हुआ, नंबर उतना ही रहा। वहाँ यहाँ पर एक क्रोमोसोम था तो यहाँ पर भी एक क्रोमोसोम रहा, ठीक है, यहाँ पर भी एक क्रोमोसोम रहा, ठीक है। इस तरीके से ये पॉइंट क्लियर होता है। तो अगर मैं बात करूं, जीवन में अमाउंट कितनी थी? 2C थी और 2N थी। यहाँ पर क्या हुआ? 4C हो गए, ठीक है, पर नंबर कितना रहा? एस में क्या हुआ? 2C, सॉरी 2N एंड 4C, ठीक है। G2 में आके फिर G2 में आके 2N ही रहा, 4C, ठीक है। वैसे पेयर्स में हमने बात की हुई है, ठीक है, चलो पेयर ही बना देते हैं। ये ऐसे था, हाँ जी, छोड़ो, पेयर में कंफ्यूजन रहेगी, ऐसी बात करो। एक क्रोमोसोम इसको बोला था, मतलब 2N क्या होता है, जिसमें इस तरीके के ये प्रेजेंट होते हैं। हमने डिटेल लेक्चर में काफ़ी ज़्यादा अच्छे से बात की हुई है, ठीक है, हमने डिटेल लेक्चर में बहुत बात की हुई है इनके बारे में। तो क्या होता है, कोई बात नहीं, इससे बना देते हैं। इसको बोला जाता है 2N, ठीक है, और अगर एक पेयर है इसको बोला जाता है N, ठीक है, नाइस, डन। तो इस पेज का ख़त्म काम जो भी था। अब G1, S और G2 के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है लिख लेंगे। जीवन के बारे में इंफॉर्मेशन क्या है? सबसे पहले जीवन की बात करते हैं। जीवन में क्या क्या हो रहा है? मेटाबॉलिकली एक्टिव है सेल। जीवन फेज में क्या क्या हो रहा है? सेल हमारा मेटाबॉलिकली एक्टिव है, ग्रो कर जाता है, मैक्सिमम आरएनए प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है और ऑर्गेनेलीज एंड डुप्लीकेट कर जाती है। हाँ जी, ऑर्गेनेलीज डुप्लीकेट कर जाती है, डन। फिर आता है हमारा G2 फेज, ठीक है। तो G2 फेज, सॉरी G2 नहीं, ऐसा आएगा इसके बाद, है ना, सीक्वेंस में अगर बात करें तो ऐसा आएगा, अरे ऐसा आएगा, ठीक है। S फेज में क्या होगा भैया? हाँ जी, S फेज में DNA रेप्लिकेशन होगा। क्या होगा? DNA रेप्लिकेशन। क्या बोलते हैं इसको? सिंथेसिस फेज बोलते हैं, कुछ सिंथेसाइज हो रहा है इसके अंदर, ठीक है। DNA रेप्लिकेशन होगा, हिस्टोन सिंथेसिस होगा। हिस्टोन प्रोटीन सबको पता है ना, जो कि DNA को बांधकर क्रोमेटिन बनाती है, डन। और सेंट्रियोल डुप्लीकेट्स, सेंट्रियोल लिखा है NCERT ने, मतलब सेंट्रोजोम, सेंट्रियोल से ही बनते हैं सेंट्रोजोम, ठीक है। तो सेंट्रियोल डुप्लीकेट्स, डन। ये होगा हमारे S फेज में। फिर होगा G2 फेज। G2 फेज में क्या होगा? बहुत सारे PYQs आए हुए हैं, पता है इस पर, बहुत सारे PYQs कि भाई साहब इसमें कौन सा हो रहा है, क्या हो रहा है, तो ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। G2 फेज में मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ट्यूबुलिन प्रोटीन की सिंथेसिस। हाँ जी, ट्यूबुलिन प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है, ट्यूबुलिन प्रोटीन की सिंथेसिस होगी। तो यहाँ पर ये कौन सा फेज है? जीवन को क्या बोलते हैं? गैप 1। क्या बोला जाता है? गैप 1। इसको क्या बोलते हैं? सिंथेसिस फेज, लिख दो।
इसको बोला जाता है गैप 2। हाँ जी, ओके। तो ये सारी लाइंस कवर कर दी हमने। और G2 में यार सेल ग्रोथ तो होती है, सबको पता ही है सेल ग्रोथ। हाँ जी, ये था हमारा गैप 1 S और G2। अब एक और फेज़ भी आता है G0, जो कि इंटरफेस का पार्ट नहीं है, याद रखना। ये ऐसा फेज़ है जिसमें क्या होता है कि भाई साहब हमारा जो सेल है वो सभी काम करेगा। ये जीवन से बाहर निकल गया है, जीवन से बढ़िया ग्रोथ करवा के बाहर निकल गया है G0 में। G0 फेज़ एक क्वीसेंट स्टेज है जिसमें हमारा सेल काम तो करेगा, सारे नॉर्मल काम करेगा, बट सेल साइकिल नहीं करेगा, सेल साइकिल परफॉर्म नहीं करेगा, अपना रोल फिक्स कर लेगा, ठीक है। उसमें भी 2 तरीके के हो सकते हैं कि एक तो है भाई साहब मैं हमेशा के लिए यही काम करूँगा, मैं सेल साइकिल में दोबारा वापस नहीं आने वाला। एक है कि मैं अभी तो जा रहा हूँ पर वापस आ सकता हूँ, ठीक है। जैसे कि लिवर के सेल्स के बारे में बात की थी, लिवर सेल्स जो कि रीजनरेट कर जाते हैं, दोबारा अपनी जीवन वाली फेज में, मतलब एंटर फेज में वापस आ सकते हैं। So, some cells in the adult humans do not appear to exhibit division, example heart cells, and many other cells divide only occasionally as needed to replace cells that have been lost because of injury or cell death. These cells do not divide further, exit G1 phase to enter an inactive stage called an quiescent stage. क्वीसेंट स्टेज को इनएक्टिव बोला गया है, पर सेल जो होता है मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है। इनएक्टिव क्यों बोला गया है? क्योंकि सेल डिवीजन नहीं हो रहा है, ठीक है। डिवीजन नहीं होता है तो इसको क्वीसेंट स्टेज बोलते हैं। Cells in this stage remains metabolically active but no longer proliferate unless called on to do depending upon the requirement of the organism. अगर requirement है सेल डिवीजन की तो हो जाएंगी, ठीक है जी। हाँ, इस पॉइंट को करो, cells in the stage remains metabolically active, इतना ही, remains metabolically active, ठीक है। क्वीसेंट स्टेज में, ओके। लिखो इसके बारे में। जी नोट, एग्जिट्स G1, एग्जिट G1, ठीक है। और मेटाबॉलिकली एक्टिव, डिवाइड्स इफ नीडेड, ठीक है। अगर चाहिए तो डिवाइड कर देगा बाद में, ऐसे नहीं होता कि भाई साहब शुरू हमेशा ही करता रहे, ठीक है। डिवाइड्स इफ नीडेड, ठीक है। इसको बोला गया है टेम्परेरी जी नोट, टेम्परेरी जी नोट, ठीक है। हाँ जी, अगर कोई टिश्यू कट फट गया है, सेल कट फट गया है, रिप्लेस करना है उसको, तो दोबारा से आ जाएगा, ठीक है। हाँ जी, तो ये थे हमारे इस पेज के पॉइंट्स। हाउएवर, ओके, इन एनिमल्स माइटोटिक सेल डिवीजन इज ओनली सीन इन द डिप्लॉयड सोमेटिक सेल्स। वेरी इंपॉर्टेंट कि माइटोटिक सेल डिवीजन सिर्फ हमारे एनिमल सेल्स में, डिप्लॉयड सेल्स में दिखाई जाती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेल हनी बीज, देर आर फ्यू एक्सेप्शंस टू दिस वेयर हैप्लॉयड सेल्स डिवाइड बाय माइटोसिस। फॉर एग्जाम्पल मेल हनी बीज, ये क्लास 12th का टॉपिक है, अभी नहीं पढ़ना है, इस लाइन को छोड़ सकते हैं। अगेंस्ट दिस द प्लांट कैन शो माइटोटिक डिवीजन इन बोथ एप्लॉयड एंड डिप्लॉयड सेल्स। प्लांट्स जो है दोनों कंडीशंस, मतलब 2n में भी हमारे पास माइटोसिस हो सकती है और n वाले में भी हो सकती है, मतलब n से भी 2nn के सेल्स बन सकते हैं। बट अगर एनिमल्स की बात करते हैं तो एनिमल्स में सिर्फ डिप्लॉयड में होती है। डन, हाँ जी। अगेंस्ट दिस द प्लांट कैन शो माइटोटिक इन बोथ हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड। फ्रॉम योर रिकलेक्शन ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन प्लांट, ये छोड़ो, ये लाइन अभी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और प्लांट किंगडम पढ़ेंगे तब जाकर कुछ समझ आएगा, ठीक है। हाँ, इसको करें। यू हैव स्टडीड माइटोसिस इन अनियन रूट टिप सेल्स। बोलते हैं कि तुमने पढ़ा माइटोसिस इन अनियन रूट टिप सेल्स। इट हैज 16 क्रोमोसोम्स। अगर उसके पास 16 क्रोमोसोम्स हैं इन ईच सेल, बोला गया है एक सेल में 16 क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है। कितने हैं? 16 क्रोमोसोम्स हैं। कैन यू टेल हाउ मेनी क्रोमोसोम्स विल द सेल हैव एट G1 फेज?
G1 फेज में कितने क्रोमोसोम्स होंगे? हाँ जी, पहले ये वाला लेने। 16 क्रोमोसोम्स हैं दोनों सेल के पास, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, G1 में भी 16 ही होंगे, अभी कुछ नहीं हुआ है काम। अभी हमने डिवाइड कुछ नहीं किया है। तो G1 में मैं एक सेल लूँ, उसके अंदर कितने होंगे? 16 ही होंगे, ठीक है जी। तो अगर ये G1 फेज है तो इसमें 16 क्रोमोसोम्स है सेल में, ठीक है जी। फिर कहते हैं आफ्टर S फेज कितने हो जाएंगे? आफ्टर S फेज 16 ही रहेंगे, नंबर चेंज नहीं होता है, याद है, नंबर चेंज नहीं होता है, ठीक है। एंड आफ्टर M फेज also what will be the DNA content of the cell at G1, S and G2 if the content after M phase is 2C। सिंपल सी बात है, हमने ये वाला पढ़ा ना, इधर देखो, ये हमने पढ़ा। इसमें दो सेल्स जो डिवाइड होकर आएंगी, इसमें दो सेल्स जो डिवाइड होकर आएंगी, उसमें से एक क्रोमोसोम जाएगा एक सेल के पास, मतलब जो एक सिस्टर क्रोमेटिड है वो जाएगी एक सेल के पास और एक इधर जाएगी, ठीक है। ये दो सेल्स में ऐसे डिवाइड हो जाएंगी। तो इनके कंटेंट कितना हुआ? इनकी कंटेंट कितना हुआ? 2n हुआ, 2n हुआ, अरे यार 2n और 2c, ठीक है। इसके पास भी कितना हुआ? 2n और 2c। सिंपल सी बात है, G1 के साथ मैच कर रहा है ये, ठीक है। तो अगर जो डिवाइड होकर आई हैं सेल्स उनका है 2c, तो इसका भी क्या होगा? 2c कंटेंट होगा। यहाँ लिख देती हूँ 2c, फिर ये S फेज में 4c हो जाएगा, ठीक है। G2 फेज में नंबर सेम रहा बट कंटेंट 4c हो गया, ठीक है। फिर दो सेल्स जो आई उनमें क्या था? 2c एंड 2c, ठीक है। बट यहाँ पर नंबर कितना रहा? 16 ही रहा, ठीक है। नंबर कितना रहा? 16 रहा, ठीक है। इसका ये आंसर था। दिस इज़ द मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ द सेल साइकिल। सबसे ज़्यादा ड्रामा वाला पीरियड कौन सा है? M फेज है। इन्वॉल्विंग अ मेजर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्चुअली ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द सेल। सिंपल सी बात है, एक घर है उसको मैंने दो में डिवाइड कर दिया है, सिंपल सी बात है पूरे के पूरे मेरे को सारी चीज़ों को रीऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। तो उसी तरीके से सेल है। सिंस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द पेरेंट एंड प्रोजेनी सेल्स इज द सेम, मतलब 2n था तो ये भी 2n रहेगा, ठीक है जी। इट इज़ कॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड एन इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशन मतलब 2n था तो 2n ही गया है दो डॉटर सेल्स में, तो दोनों का सेम रहा, ठीक है। नंबर दो फॉर कन्वीनियंस माइटोसिस हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 4 स्टेजेस ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन। कैरियोकाइनेसिस के 4 स्टेजेस होते हैं, इसलिए बोला था कॉम्प्लेक्स स्टेज है। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। It is very essential to understand that cell division is a progressive process and very clear-cut lines cannot be drawn between various stages। बोला गया है कोई ऐसे क्लियर कट लाइंस ड्रॉ नहीं की जा सकती हैं सारे स्टेजेस के बीच में कि भाई साहब ये स्टेज है तो ऐसे लाइंस है कि इसके बाद ये स्टेज आएगा तो देखो प्रोफेज के बाद मेटाफेज, सिंपल सी बात है। बट ऐसे नहीं है कि हमने एक क्लियर कट लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं हम, नहीं, एक प्रोग्रेसिव प्रोसेस है, वो चलता रहता है, ठीक है। कैरियोकाइनेसिस इन्वॉल्व्स 4 स्टेजेस, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। सबसे पहले बात करते हैं प्रोफेज के बारे में। प्रोफेज जो कि एक फर्स्ट स्टेज है कैरियोकाइनेसिस का ऑफ माइटोसिस। S और G2 के बाद S में हमने DNA का रेप्लिकेशन किया और G2 में और ग्रोथ की, ट्यूबुलिन प्रोटीन की सिंथेसिस की। इन द S and G2 फेज द न्यू DNA मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड आर नॉट डिस्टिंक्ट, मतलब क्रोमेटिन प्रेजेंट है। क्रोमेटिन को किस में करना पड़ेगा? क्रोमोसोम्स में। एक्चुअल डिविजन वाली फेज में क्या दिखते हैं? क्रोमोसोम्स। क्यों दिखते हैं? क्योंकि ईजिली दिख जाते हैं। ये धागे जैसा स्ट्रक्चर है, इसमें इसको मैं डिवाइड कर सकती हूँ, बट क्रोमोसोम्स को मैं डिवाइड कर सकती हूँ, ठीक है। प्रोफेज 1 इज मार्क्ड बाय द इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल। प्रोफेज 1 में क्या होगा? हमारे क्रोमोसोम, ये क्रोमेटिन है, ये इसमें कंडेंस होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है, इनिशिएट हो जाएंगे। द क्रोमोसोमल मटेरियल बिकम्स अनटेंगल्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रोमेटिन कंडेंसेशन, मतलब ये थ्रेड है, ये सुलझ के ऐसा बनना शुरू हो जाएगा। डन। द सेंट्रोसोम विच हैड अंडरगॉन डुप्लीकेशन ड्यूरिंग एस फेज, याद है हमने देखा था कि सेंट्रोसोम जो सेंट्रियोल है वो डुप्लीकेट हुए थे किसमें? एस फेज में, ठीक है। नाउ बिगिन्स टू मूव टूवर्ड्स ऑपोजिट पोल्स, वो ऑपोजिट पोल्स पर भागने शुरू हो जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। ऑपोजिट पोल्स पर भाग के एस्टर बनाएंगे, एस्टर बना के फिर स्पिंडल फाइबर निकालेंगे, ठीक है। ये स्पिंडल फाइबर बन जाएंगे कौन से फेज में? प्रोफेज में। फिर मेटाफेज में आगे जाकर क्रोमोसोम्स लग जाएंगे इसके ऊपर, ठीक है जी।
now begins to move towards opposite poles of the cell. The completion of prophase 1 can thus be marked by the following characteristic events. क्रोमोसोम मटेरियल कंडेंस टू फॉर्म कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम, जैसे माइटोसिस में क्रोमोसोम्स दिख रहे हैं वैसे कंडेंस हो रहे हैं क्रोमेटिन से. क्रोमोसोम्स आर सीन टू बी कंपोज्ड ऑफ 2 क्रोमेटिड्स. ये एक क्रोमोसोम है तो इसकी एक ये सिस्टर क्रोमेटिड है, एक ये सिस्टर क्रोमेटिड है, ठीक है, जो कि किससे अटैच्ड होंगी, यहाँ पर क्या होगा, सेंट्रोमियर, ये काइनेटोकोर, ठीक है. हाँ जी. फिर chromosomal material contains to form compact mitotic chromosomes. Chromosomes are seen to be composed of 2 chromatids attached to the centromere. Centrosome, which had undergone duplication during interphase, begins to move towards opposite poles of the cell. Each centromere radiates out microtubules called esters. The 2 esters together with spindle fibers forms mitotic apparatus. Mitotic apparatus लिखते हैं अभी, ठीक है, लिखो यार इसके साथ ही. तो माइटोटिक apparatus क्या है, 2 एस्टर्स हैं. एस्टर्स क्या है, सेंट्रोसोम से माइक्रोट्यूब्यूल्स निकल रहे हैं, ठीक है, और प्लस स्पिंडल फाइबर्स है, ठीक है, उसको बोला गया है माइटोटिक अपैरेटस. डन. Cells at the end of prophase when viewed under the microscope do not show Golgi complexes, endoplasmic reticulum and nuclear envelope. सिंपल सी बात है, मुझे डिवाइड करना है न्यूक्लियस को, तो मैं क्रोमोसोम्स को बाहर निकालूंगी तो मुझे न्यूक्लियर एनवेलप उड़ाना पड़ेगा, तो मैं फर्स्ट फेज में उड़ा दूंगी, ठीक है, और बाकी सारी ऑर्गेनेल्स भी. बिकॉज अब मुझे क्या करना है, सिर्फ न्यूक्लियस का डिवीजन करना है, तो मैं क्या चाहूँगी, सिर्फ क्रोमोसोम्स विजिबल हों, उनको डिवाइड करूँ, फालतू की चीज़ें मुझे नहीं चाहिए, बाकी ऑर्गेनेल्स को उड़ा दो एक बार, ठीक है जी. ये करेंगे हम किसमें, प्रोफेज में. तो एक रफ पेज लेकर हम प्रोफेज के बारे में लिख लेते हैं. डन. हाँ जी. तो प्रोफेज में क्या हो रहा है, सबसे पहले क्रोमेटिन जो है वो कंडेंस हो रहा है क्रोमोसोम्स में. स्पिंडल फाइबर्स फॉर्मेशन वाया एस्टर, मतलब मूव करते हैं ऑपोजिट पोल्स पर, ठीक है, ये भी लिख देते हैं. ठीक है. बेसिकली सेंट्रो जो जोम है वो करते हैं, तो सेंट्रोजोम फिर एस्टर बनता है. सेंट्रोजोम मूव टू ऑपोजिट पोल्स, ठीक है. हाँ जी. फिर न्यूक्लियोलस एंड अदर ऑर्गेनेल्स डिसअपीयर, न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक डाउन, न्यूक्लियर एनवेलप टूटनी शुरू हो जाती है, ठीक है. फिर मेटाफेज आता है, मेटाफेज लिख लेते हैं, फिर निकलेंगे मेटाफेज को पढ़ने के लिए, ठीक है. ओके. अब लिखते हैं मेटाफेज के बारे में. सिंपल सी बात है, एक दो चीज़ें लिखनी है मेटाफेज के बारे में उसके. तो मेटाफेज में क्या होता है, सबसे पहला जो करेक्टरिस्टिक है कैसे होता है, मार्क्स स्टार्ट, क्या होता है, डिसइंटीग्रेशन. एनसीईआरटी की लाइन है ये, ठीक है. डिसइंटीग्रेशन मतलब न्यूक्लियर एनवेलप टूट जाती है पूरी की पूरी, ठीक है. डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप. हाँ जी, ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप, ठीक है. नेक्स्ट, और क्या होता है मेटाफेज में, मेटाफेजिक प्लेट देखने को मिलती है, जो हमें एनसीईआरटी में बहुत ही प्यारा डायग्राम दे रखा है. तो मेटाफेजिक प्लेट देखने को मिलती है. मेटाफेजिक प्लेट देखने को मिलती है और मॉर्फो लिख देती हूँ मैं, मॉर्फो ऑफ क्रोमोसोम्स. मॉर्फो मतलब बिल्कुल परफेक्टली क्रोमोसोम्स होते हैं वो कंडेंस हो गए होते हैं. मॉर्फो ऑफ क्रोमोसोम्स इजीली स्टडीड. इस लाइन का क्या मतलब हुआ कि जो हमारे क्रोमोसोम्स हैं अच्छे से बन गए होते हैं यहाँ पर, मतलब अच्छे से कंडेंस हो गए होते हैं, तो मैं आराम से पढ़ पाऊँगी इस पेज में. इजीली स्टडीड, सबसे ज़्यादा इजीली स्टडीड किए जाते हैं इस पर. डन. तो ये था मेटाफेज के बारे में. अब पढ़ते हैं मेटाफेज के बारे में. So, the complete disintegration of the nuclear envelope marks the start of the second phase of mitosis. Hence, the chromosomes are spread through the cytoplasm of the cell. By this stage, the condensation of chromosomes is completed. They can be observed clearly under the microscope. Then,
It is the stage at which morphology of chromosome is most easily studied. At this stage, metaphase chromosome is made up of two sister chromatids इस तरीके से, which are held together by centromere. Small disc-shaped structures at the surface of centromeres are called kinetochores. इस तरीके से लगाए होते हैं disc-shaped structure kinetochores. These structures serve as the site of attachment of spindle fibers to the chromosome that are moved into position at the center of the cell. इस तरीके से ये मेटाफेसिक प्लेट बनती है. यहाँ देखो, सबसे पहले नॉर्मली ऐसे ही घूम रहे थे, अब ये एक प्लेट पर आ गए हैं, एक इमेजिनरी लाइन पर आ गए हैं. इस तरीके से काइनेटोकोर भी लगा हुआ है. ठीक है, ये काइनेटोकोर भी लगा हुआ है. ठीक है, ऐसे दिखाया है मैंने यहाँ पर. ठीक है, ओके. फिर तो काइनेटोकोर अटैच करता है स्पिंडल फाइबर्स को अपने आप पे. इस तरीके से यहाँ पे देखो. हाँ जी, ठीक है. द प्लेन ऑफ अलाइनमेंट ऑफ द क्रोमोसोम एट द मेटाफेज इज रेफर टू मेटाफेसिक प्लेट. द की फीचर्स ऑफ द मेटाफेज आर स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाते हैं काइनेटोकोर से. क्रोमोसोम्स आर मूव टू स्पिंडल इक्वेटर एंड गेट अलाइंड अलोंग मेटाफेसिक प्लेट्स थ्रू स्पिंडल फाइबर्स टू बोथ पोल्स. यहाँ जो हमारे पास स्पिंडल फाइबर्स के लिए एस्टर बने हुए थे, यहाँ से अटैच होकर. ठीक है जी. अगले फेज में क्या होगा, एनाफेज में देखो, इस तरीके से हमारे जो सिस्टर क्रोमेटिड्स है वो सेपरेट हो जाएंगी. ऐसे थी ना सिस्टर क्रोमेटिड्स, तो एक इस पोल पे चली जाएगी, एक इस पोल पे चली जाएगी. सिंपल सी बात है. ऐसे मतलब मान लो सिस्टर क्रोमेटिड्स है ये, तो एक यहाँ चली जाएगी, एक यहाँ चली जाएगी. ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें सेल डिवाइड करना है. सेल डिवाइड करना है तो अब ये एक क्रोमोसोम है ना, माइटोसिस अपने पढ़ा होगा. ये एक क्रोमोसोम है. डन. चलो एनाफेज के बारे में पढ़ते हैं. At the onset of anaphase, each chromosome arranged at the metaphasic plate is split simultaneously, and the two daughter chromatids, now referred to as the daughter chromosomes of the future daughter nuclei, begin their migration towards the two opposite poles as each chromosome moves away from the equatorial plate. The centromere of each chromosome remains directed towards the pole. मतलब इस तरीके से होगा. ये देखो ऐसे, और एक यहाँ होगा ऐसे. ठीक है, तो इस तरीके से हो रहा होगा. तो बोला गया है सेंट्रोमियर किस तरफ है, पोल की तरफ है. और जो हमारी ये पीछे वाली जो ये क्रोमेटिड है, जो अभी क्रोमेटिड है, बट अब बाद में ये डॉटर क्रोमोसोम है. ठीक है जी, मतलब जो दो सेल्स में जाएगी तो ये एक क्रोमोसोम बनेगी. डन. ठीक है, तो ये कहाँ है, इसके पीछे पीछे लटकती हुई आ रही है. डन. विद आर्म्स ऑफ द क्रोमोसोम्स ट्रेलिंग बिहाइंड, दस एनाफेज स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉलोइंग की इवेंट्स. सेंट्रोमियर स्प्लिट, मतलब सेंट्रोमियर टूटेगा. सिंपल सी बात है, ये सेंट्रोमियर स्प्लिट करेगा तभी तो ये दोनों अलग होंगी. एंड क्रोमेटिड सेपरेट्स. क्रोमेटिड मूव टू द ऑपोजिट पोल्स. ऑपोजिट पोल्स पर, क्योंकि मुझे डिवाइड करना है सेल. ठीक है, एनाफेज के बारे में पढ़ा. अब हम लिखते हैं एनाफेज के बारे में चीज़ें. एनाफेज. ठीक है, फर्स्ट थिंग इज लाइक सेंट्रोमियर्स स्प्लिट. हाँ जी, क्रोमेटिड्स जो होंगी, क्रोमेटिड्स हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं जो सेपरेट एंड मूव टूवर्ड्स ऑपोजिट पोल्स. हाँ जी, ठीक है, ये होगा काम. ओके, ये होगा कहाँ पर, एनाफेज में. डन. अब हमारा लास्ट फेज कौन सा है, माइटोसिस का टीलोफेज. एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइनल स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस, टीलोफेज, द क्रोमोसोम्स दैट हैव रीच्ड देयर रिस्पेक्टिव पोल्स. अब ये पोल्स पर पहुंच चुका है. हाँ जी, अब क्या होगा, अब मुझे करनी है साइटोकाइनेसिस. साइटोकाइनेसिस करनी है मुझे, नॉर्मल कंडीशन में लाना है सेल को. ये तो था जब डिवाइड कर रही हूँ. नॉर्मल सेल में क्या मिल जाता है, क्रोमेटिन मिलता है. तो मैं टीलोफेज में डीकंटेंस कर दूंगी क्रोमोसोम्स को इस तरीके से. हाँ जी, ठीक है. एंड लूज देयर इंडिविजुअलिटी. द इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स कैन नो लॉन्गर बी सीन एंड ईच सेट ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल टेंड्स टू कलेक्ट एट ईच पोल्स. बिकॉज यहाँ से डिवाइड करूंगी ना. हाँ जी, दिस इज द स्टेज विच शोज द फॉलोइंग की इवेंट्स. क्रोमोसोम्स क्लस्टर एट ऑपोजिट स्पिंडल poles and their identity is lost as discrete elements. हाँ जी, न्यूक्लियोलस, गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंड ER फॉर्म. ठीक है, तो अगर मैं बात करूं न्यूक्लियर एनवलप का रीफॉर्मेशन किस फेज में होता है, इस पे PYQ आया हुआ है. न्यूक्लियर एनवलप का रीफॉर्मेशन किस फेज पे होता है, इस पे PYQ आया हुआ है. डन. ठीक है, कौन से फेज में होता है,
टीलोफेज में। डन, इस पे PYQ आया हुआ है। हाँ जी, ठीक है। और एक और बात पे PYQ आया हुआ है कि मॉर्फोलॉजी ऑफ द क्रोमोसोम्स इज मोस्ट इजीली स्टडीड इन मेटाफेज। यहाँ पर PYQ भी आया हुआ है, ठीक है। PYQ, ओके। एक और बात है जहाँ पर PYQ आया था प्रोफेज में, आ जाओ प्रोफेज पर। हाँ जी, नेक्स्ट पेज, यहीं पे। ठीक है। डू नॉट शो गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियोलस एंड द न्यूक्लियर एनवलप, ये भी एक PYQ है। हाँ जी, 2010 में आया हुआ PYQ, ठीक है जी। ईयर कोई इतना ज़रूरी नहीं है, हम PYQ लिख देंगे। डन, हाँ जी। और एनाफेज में क्या होता है, सेंट्रोमियर का स्प्लिटिंग होता है। तो सेंट्रोमियर का स्प्लिटिंग होना, ये भी एक PYQ है। कहीं ना कहीं से एक PYQs पक्का आए हुए हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस, जब हमने PYQ सेशन किया होगा तो आपने देखा होगा बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, ठीक है जी। हाँ जी, ओके। जो भी कुछ PYQs अगर रह जाएंगे सेशन में तो मैं आपको PDF में इंक्लूड करके दे दूंगी। डन, साइनेप्सिस इन होमोलोगस, स्पिंडल फाइबर के फंक्शन पर PYQ आया हुआ है। तो इसके ऊपर भी PYQ आया हुआ है। डन, स्पिंडल फाइबर क्या करता है, कंट्रोल करता है मूवमेंट को, ठीक है। नेक्स्ट, चलो पढ़ते हैं, ठीक है। साइटोकाइनेसिस। तो साइटोकाइनेसिस में अब हम क्या करेंगे, सेल को डिवाइड करेंगे। कैरियोकाइनेसिस में हमने न्यूक्लियस को डिवाइड किया। माइटोसिस accomplish not only the segregation of duplicated chromosomes into daughter nuclei, karyokinesis, but the cell its two daughter cells by the separation of cytoplasm called cytokinesis, at the end of which division gets completed। सिंपल सी बात है यार, ये सेल है, कैरियोकाइनेसिस हो चुकी है, तो मुझे अब साइटोकाइनेसिस भी तो करनी पड़ेगी ना, दो सेल्स में डिवाइड भी तो करना है। In an animal cell, this is achieved by the appearance of furrow in the plasma membrane. The furrow gradually deepens and ultimately joins in the center। सिंपल सी बात है, एनिमल सेल क्या है, फ्लेक्सिबल है। तो फ्लेक्सिबल है तो मैं क्या करूँगी, फरो बना देती हूँ, इस तरीके से फरो बना देती हूँ। फरो क्या बना देंगे, ठीक है। और कहाँ कैसे बनी फरो, बाहर के सरफेस से अंदर की तरफ फरो बन रही है, उसको बोला गया सेंट्रीपिटल साइटोकाइनेसिस। सेंट्रीपिटल क्यों बोला गया है, पेरिफेरी से हमारे सेंटर तक बन रही है। सेंट्रीपिटल क्या होता है, जब हम सर्कल के अंदर तरफ जाते हैं, बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं, तो उसको सेंट्रीपिटल बोला जाता है। तो एनिमल के फरो मेथड को क्या बोला जाता है, सेंट्रीपिटल साइटोकाइनेसिस। फिर प्लांट में क्या होता है, उनके पास सेल वॉल होती है, तो मैं ये तो नहीं कर सकती हूँ, फरो तो नहीं बना सकती हूँ, तो मैं क्या करूँगी, एक प्लेट बना देती हूँ। प्लेट बना देंगे, सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसे आ जाएगी, यहाँ सेल वॉल यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इस तरीके से आ जाएगी सेल प्लेट की मदद से। सेल प्लेट कैसे बनेगी, अंदर से बाहर की तरफ, जिसको बोला जाता है सेंट्रीफ्यूगल। जब हम सर्कल में अंदर से बाहर की तरफ जाएंगे उसको बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल। तो प्लांट की कौन सी साइटोकाइनेसिस है, सेंट्रीफ्यूगल साइटोकाइनेसिस है। डन, पढ़ लेंगे इसको। कॉल्ड द सेल प्लेट दैट रिप्रेजेंट्स द मिडल लेमिला बिटवीन द वॉल्स ऑफ टू एडजेसेंट। सेल प्लेट किसकी बनती है, मिडल लेमिला की बनती है। मिडल लेमिला क्या है, कैल्शियम पैक्टेट है, कैल्शियम पैक्टेट की लेयर होती है मिडल लेमिला। डन, ठीक है। अब जो भी ऑर्गेनलीज है वो दोनों सेल्स में डिवाइड हो जाती है, जैसे हम माइटोकॉन्ड्रिया बोल रखे हैं, प्लास्टिड्स प्लांट्स के केस में होता है, ठीक है। इन सेम सम ऑर्गेनिजम्स कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय द साइटोकाइनेसिस। बोला गया है बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में साइटोकाइनेसिस नहीं होती है। कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस डिवाइड हो गया है पर साइटोकाइनेसिस नहीं हो रही है, ठीक है। तो उससे में बहुत सारे न्यूक्लियस हो जाएंगे, उसको बोला जाता है मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन। मल्टी मतलब बहुत सारे, मोर देन वन, एंड न्यूक्लिएटेड मतलब न्यूक्लियस।
ठीक है, उसको बोला गया सिनसाइशियम की कंडीशन। लिक्विड एंडोस्पर्म इन कोकोनट में मिल जाती है, स्केलेटल मसल सेल्स में मिल सकती है, टेपेटम में मिल सकती है। डन। अब इनके बारे में लिखते हैं जो भी लिखना है। चलो, सबसे पहले हमारा किसके बारे में लिख रहे थे, टीलोफेज के बारे में लिखना रह गया था ना, पहले टीलोफेज के बारे में लिखते हैं। हाँ जी, टीलोफेज के बारे में लिख देते हैं। टीलोफेज में क्या होता है, हमारे ये जो क्रोमोसोम है ये डीकंडेंस करते हैं क्रोमेटिन में, डीकंडेंस। ठीक है, सबसे पहले तो ये होगा। फिर हमारी ऑर्गेनेलीज, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर एनवेलप, रीफॉर्म्स, दोबारा बन जाता है, जो भी हमारे गायब हो गए थे वो दोबारा बन जाएंगे, रीफॉर्म हो जाएंगे, रीफॉर्म्स। डन। ठीक है जी। हाँ जी, ये होता है टीलोफेज का काम। साइटोकाइनेसिस के बारे में लिखें। साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस बोले तो इन एनिमल्स, एनिमल्स में क्या होता है, फरो मेथड होता है। क्या होता है, फरो मेथड। क्या बोलते हैं उसको, सेंट्रीपिटल साइटोकाइनेसिस, सेंट्रीपिटल। ठीक है, और प्लांट्स में क्योंकि सेल वॉल प्रेजेंट होती है तो हम फरो मेथड नहीं कर सकते हैं। प्लांट्स में क्या होता है, सेल प्लेट मेथड, सेल प्लेट मेथड। सेल प्लेट किसकी या सेंट्रीफ्यूगल, और सेंट्रीफ्यूगल। ठीक है जी, सेंट्रीफ्यूगल। ठीक है, अब सेल प्लेट किसकी बनी होती है, सबको याद होगा, मिडल लेमिला की बनी होती है, मिडल लेमिला की बनी होती है। मिडल लेमिला किसका बना होता है, कैल्शियम पेक्टेट का बना होता है। मिडल लेमिला कैल्शियम पेक्टेट का बना होता है। डन। हाँ जी, ठीक है जी। अब थोड़ा सा डायग्राम से देख लेते हैं क्या होता है। ये देखो, ये बनी फरो, यहाँ क्या होगा, ये अगर एनिमल सेल था, सॉरी और प्लांट सेल था, प्लांट सेल में सेल प्लेट मेथड होता है। अरे यार, अगर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये उसकी सेल वॉल है, तो ये सेल जो हमारा डिपोजिशन हो जाएगी किसकी, हमारी सेल प्लेट की। क्या बोले गए इसको, सेल प्लेट। ठीक है, इस तरीके से ये डिपॉजिट होकर हमारे सेल को डिवाइड कर देगी। ठीक है, ये क्या है, सेंट्रीफ्यूगल, ये फरो बन रही है। ठीक है, दैट्स इट। ये था साइटोकाइनेसिस के बारे में। जो हमारी प्लांट की साइटोकाइनेसिस है, एनिमल की साइटोकाइनेसिस है, दोनों पे PYQs आए हुए हैं, दोनों पर PYQs आए हुए हैं। पूरे चैप्टर में ही, हर मतलब पूरे चैप्टर में PYQs आए हुए हैं कहीं ना कहीं से। ठीक है, तो पूरा चैप्टर ही इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा आता है सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस की बात करूँ, माइटोसिस क्यों ज़रूरी है इसका मतलब है, माइटोसिस इज अ इक्वेशनल डिवीजन है, यूजुअली रिस्ट्रिक्टेड टू द डिप्लॉयड सेल्स, मतलब 2n से, जो 2n जाने में ज़्यादा हेल्प करता है। However, in some lower plants and in some insects, cells also divide by mitosis. माइटोसिस में सिंपल सी बात है, कह रहे हैं कि लोअर प्लांट और सम इंसेक्ट हैप्लॉइड सेल्स में भी जाते हैं। ठीक है, हैप्लॉइड सेल्स भी जाते हैं ऐसे माइटोसिस की हेल्प से। ठीक है, फिर इट इज़ वेरी एसेंशियल टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस डिविजन इन द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। आर यू अवेयर ऑफ सम एग्जांपल्स वेयर यू हैव स्टडीड अबाउट हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड इंसेक्ट्स। ठीक है, माइटोसिस यूजुअली रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ डिप्लॉइड डॉटर सेल्स।
तो ये लाइन वही लाइन हो गई जो मैंने कहा था 12th में पढ़ना है, उसको 12th में ही पढ़ेंगे, छोड़ो। माइटोसिस यूजुअली रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ डिप्लॉयड डॉटर सेल्स विद आइडेंटिकल जेनेटिक कंप्लीमेंट, मतलब जेनेटिक कंप्लीमेंट भाई यहाँ पर 2n है तो यहाँ पर भी 2n ही आएगा, ठीक है जी। द ग्रोथ ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज ड्यू टू माइटोसिस, माइटोसिस की वजह से ही ग्रोथ होती है, 2n वाले सेल्स भरते हैं तो उसी से ग्रोथ होती है, ठीक है। सेल ग्रोथ रिजल्ट्स इन द डिस्टर्बिंग द रेशो बिटवीन द न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस बाय साइटोप्लाज्म की रेशो को डिस्टर्ब नहीं करना होता है, रिस्टोर करके रखना होता है। अगर साइटोप्लाज्म का कंटेंट बढ़ा ग्रोथ की वजह से तो ये रेशो डिस्टर्ब हो जाएगी, तो इसको स्टेबल रखने के लिए हम माइटोसिस करते हैं, ठीक है। मतलब एक सेल में अगर ये डिस्टर्ब हो गई तो उसको 2 सेल्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अ वेरी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ माइटोसिस इज सेल रिपेयर, कोई सेल मर गया है, डैमेज हो गया है, दूसरा सेल कहेगा भाई मैं कर रहा हूँ डिवाइड तेरी जगह लेने के लिए, ये मर गया है इसको मैं डिवाइड जगह दे दूंगा, ठीक है। स्किन सेल्स, एपिडर्मिस सेल्स कौन से स्किन सेल्स हैं, लाइनिंग ऑफ द गट, गट की लाइनिंग एंड ब्लड सेल्स आर बीइंग कॉन्स्टेंटली रिप्लेस्ड, माइटोटिक डिवीजन इज इन द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, द एपिकल एंड लेटरल कैम्बियम, बोला गया है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। मेरिस्टेमेटिक रीजन क्या होता है, प्लांट्स में जहाँ पर एक्टिव डिवीजन चल रही होती है उसको बोला जाता है मेरिस्टेमेटिक रीजन। बाकी इनके बारे में हम अच्छे से पढ़ रहे होंगे जब हम प्लांट एनाटॉमी के बारे में बात कर रहे होंगे, डन। मियोसिस, अब सबसे पहले थोड़ा लिख लें इनके बारे में क्या क्या पॉइंट्स हैं, क्यों सिग्निफिकेंट हमारे लिए है माइटोसिस, ग्रोथ, ठीक है। सेकंड, न्यूक्लियस बाय साइटोप्लाज्म की रेशो रिस्टोर, ठीक है। थर्ड, रिपेयर, और रिप्लेसमेंट बोल सकते हैं, रिपेयर और रिप्लेस, ठीक है जी, डन। नेक्स्ट, meiosis, the production of offspring by sexual reproduction includes the fusion of 2 gametes, ठीक है, याद है ना सबको। फ्रॉम gametes are formed from specialized cells, कुछ बॉडी में डिप्लॉयड सेल्स होते हैं जो कि हेप्लॉयड डिवाइड करते हैं और डिप्लॉयड सेल्स बनाते हैं, ठीक है। तो स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिनसे गैमीट्स बनते हैं, ठीक है जी। दिस स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ सेल्स डिवीजन दैट रिड्यूसेस द क्रोमोसोम नंबर, मतलब 2n से n करते हैं ये सेल को, ठीक है, 2n से n करते हैं। प्रोडक्शन ऑफ हेप्लॉयड डॉटर सेल, दिस काइंड ऑफ डिविजन इज कॉल्ड मियोसिस। मियोसिस में क्या होता है सबको याद है, 2n से ये 2 सेल बनेंगे सबसे पहले n के, फिर यहाँ से 2 सेल बनेंगे n के, यहाँ से 2 सेल बनेंगे n के, तो रिजल्ट में हमें 4 डॉटर सेल्स मिलती है, डन। Meiosis ensures the production of haploid phase in the cell cycle of sexually reproducing organisms where fertilization restores the diploid phase। देखो मियोसिस क्या बोला गया है, ये n आया यहाँ से, ये n आया ओवम से, ये हो गए जाइगोट बन गया, जाइगोट से बना 2n। अब इसके अंदर जब फर्टिलाइजेशन हुई तो हमारे सारे सेल्स, मतलब जो 2n वाले सेल्स हैं वो रिस्टोर हो जाएंगे, ठीक है। 2n, अब सारे सेल्स बनेंगे 2n वाले, ठीक है जी। We came across meiosis during gametogenesis in plants and animals, जब हम गैमेटोजेनेसिस का, गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, गैमीट का फॉर्मेशन, गैमीटो मतलब गैमीट, जेनेसिस मतलब जनरेशन, इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, हम देखेंगे तब, ठीक है। 12th में चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, वहाँ पर एनिमल्स के बारे में अच्छे से पढ़ाएंगे कि गैमेटोजेनेसिस कैसे होती है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स भी चैप्टर है, उसमें कैसे होती है। दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमीट्स, द की फीचर ऑफ मियोसिस आर एज फॉलोज। मियोसिस में ऐसे नहीं होता कि एक बार में माइटोसिस की तरह हो गया, मियोसिस 1 होता है और मियोसिस 2 होता है, डन। तो सबसे पहले मियोसिस 1 में क्या करते हैं, मियोसिस 1 में ये 2n था, यहाँ से n बनाएंगे 2, ठीक है। अब ये 2n है, यहाँ से n और बनाएंगे, ठीक है, इस तरीके से होता है, ठीक है। तो ये मियोसिस 1 का काम था, ये मियोसिस 2 में होगा, कैसे होगा बात करते हैं। और मियोसिस 1 में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर रिकॉम्बिनेशन होता है जिसकी वजह से वेरिएशंस आती है। मियोसिस 1 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पर्पस ऑफ वेरिएशंस। क्यों भाई वेरिएशंस आनी क्यों ज़रूरी है, हम बिल्कुल अपने मम्मी पापा जैसे नहीं दिखते हैं, सिंपल सी बात है, हमारे अंदर कुछ वेरिएशंस आती हैं, किसकी मदद से आई हैं, वो मियोसिस की वजह से आई हैं। Meiosis 1 is initiated after the parental chromosomes have replicated to produce identical sister chromatids at the S phase। कैसे होता है, जब इंटरफेज होता है उसके बाद ही हम मियोसिस में एंटर करते हैं M1 और M2 में, ठीक है। Meiosis involves pairing of homologous chromosome and recombination between non-sister chromatids of homologous chromosomes। जब पूरा meiosis 1 पढ़ रहे होंगे तो समझ आ जाएगा ये पॉइंट। 4 haploid cells are formed at the end of meiosis 2। Meiotic events can be grouped under the following phases: meiosis 1, prophase 1, metaphase 1, anaphase 1, telophase 1, prophase 2, metaphase 2, anaphase 2, telophase 2। Done। Next, meiosis 1
Prophase of the first meiotic division is typically longer and more complex as compared to prophase of mitosis. सिंपल सी बात है, जो प्रोफेज है माइटोसिस का वो तो बिल्कुल ऐसे छोटा सा है, उसमें क्या हो रहा है, इनिशिएट हो रहा है कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, और साथ में साथ क्या हो रहा है, हमारे जो ऑर्गेनेलीज है वो हमारी डिसअपियर हो रही है, न्यूक्लियर एनवेलप का ब्रेकडाउन हो रहा है। यहाँ पर फर्दर 5 फेजेस में डिवाइडेड है हमारा प्रोफेज 1, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकेनेसिस। ड्यूरिंग लेप्टोटीन स्टेज द क्रोमोसोम्स बिकम्स ग्रेजुअली विजिबल। फर्स्ट फेज जो है लेप्टोटीन, इसमें क्या होगा, क्रोमोसोम्स बिकम्स ग्रेजुअली विजिबल, बोला गया है क्रोमोसोम्स दिखने शुरू हो जाएंगे, क्रोमेटिन होगा ना सबसे पहले सेल में, अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप। द कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स कंटिन्यूअस थ्रू आउट द लेप्टोटीन, चलता रहेगा। दिस इज फॉलोड बाय द सेकंड स्टेज ऑफ प्रोफेज कॉल्ड जाइगोटीन। जाइगोटीन में क्या होगा, क्रोमोसोम्स, अब देखो यहाँ आओ, सबसे पहले एक पेज लेते हैं ब्लैंक स्लाइड, उसके बाद बात करेंगे इसकी। डन। ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स है, मैं ना थोड़ा दोनों को अलग अलग दिखा रही हूँ बिकॉज जब क्रॉसिंग ओवर दिखाएंगे तो आसानी रहेगा। इनके बीच में साइनेप्सिस बनेगा कब, पहले यार प्रोफेज 1 के लेप्टोटीन के बारे में बात कर ले। अरे यार हाँ, सबसे पहले क्या है, लेप्टोटीन है, लेप्टोटीन। लेप्टोटीन में क्या होगा, वही सेम चीज़, ये क्रोमेटिन है, ये कंडेंस होकर क्या बनेगा, क्रोमोसोम्स बनेंगे। ठीक है, अब मैंने ना 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स, सबको पता है क्या होता है होमोलोगस क्रोमोसोम्स, इज लाइक जहाँ पर करेक्टर तो सेम है बट फॉर्म्स डिफरेंट होते हैं। समझते हैं कैसे, ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम हो गया, ये दूसरा होमोलोगस क्रोमोसोम हो गया। ये अब यहाँ पर एक पर प्रेजेंट है टॉल का जीन और एक पर प्रेजेंट है शॉर्ट का, दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं इसकी, यहाँ पर भी ए ही प्रेजेंट होगा, यहाँ पर स्मॉल ए प्रेजेंट होगा। करेक्टर कौन सा है, हाइट है, ठीक है, करेक्टर सेम है बट फॉर्म्स डिफरेंट हो गई, एक पर टॉल का है एक पर शॉर्ट का है, बट सिस्टर क्रोमेटिड्स में दोनों सेम होते हैं। डन। ये होते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स। तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स है ये। अब सबसे फिर हम जाएंगे यहाँ पे जाइगोटीन में। ठीक है, जाइगोटीन में क्या होगा, हमारे जो ये क्रोमोसोम्स हैं इनके बीच में बनेगा कनेक्शन, इसको बोला जाता है साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। क्या बोला जाता है, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इनको जोड़ेंगे किसकी मदद से, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स की मदद से। ओके, क्या बनेगा, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। ठीक है जी। और प्रोसेस को बोला जाता है साइनेप्सिस। क्या बोला जाता है, साइनेप्सिस। साइनेप्सिस बोला जाता है। डन। ये कब होगा, जाइगोटीन में। कब हो रहा होगा ये, जाइगोटीन में। ठीक है जी, जाइगोटीन में। ठीक है, और तो और अगर मैं बात करूँ 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स की, 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स की, होमो लिख दूँ, होमो क्रोमोसोम्स की ठीक है, तो उसको बोलते हैं बाइवेलेंट। मतलब 2 हैं, 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स की बात करते हैं तो उसको बोलते हैं बाइवेलेंट। क्या बोलते हैं, बाइवेलेंट। डन। और अगर मैं 4 सिस्टर क्रोमेटिड्स है, अगर 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स है तो उसकी 4 सिस्टर क्रोमेटिड्स होंगी, तो 4 सिस्टर क्रोमेटिड्स होंगी, उसको बोलते हैं टेट्राड। टेट्रा टर्म किसके लिए यूज़ की जाती है, क्या बोलते हैं, 4 के लिए। तो टेट्राड, टेट्राड मतलब 4 सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स में, उसको बोला गया है टेट्राड। हाँ जी, ठीक है जी, तो इसको बोला गया है टेट्राड फॉर्मेशन। ओके, तो ये जाइगोटीन का काम था। अब से साइनेप्सिस बन गया है, इसके अंदर 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स जुड़ गए हैं। जो अगला फेज आएगा उसको बोला गया है पैकेटीन। पैकेटीन में क्या होगा भैया, तो ये साइनेप्सिस बनने पर कौन से फेज में बनता है उस पर भी PYQ आया हुआ है। ओके, इस पे भी PYQ आया हुआ है। ठीक है, इस पे भी PYQ आया हुआ है कि साइनेप्सिस कौन से फेज में बनता है। डन।
ठीक है। अब इस पे तो भर भर के PYQ आए हुए हैं पैकेटीन पर, पैकेटीन में क्या होता है, पैकेटीन क्या है, ठीक है। तो पैकेटीन के बारे में बात कर ले। पैकेटीन में क्या होगा, जो हमने होमोलोगस क्रोमोसोम्स बनाए हैं, कौन से कलर बनाए थे मैंने, हाँ, तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, ये ऐसे सेम होते हैं, बट क्योंकि तुम्हें दिखाना है अच्छे से तो मुझे होमोलोगस क्रोमोसोम्स अलग अलग बनाने पड़े, ठीक है। वैसे ये सेम से होते हैं, डन। तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स में बनेगा रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल इस तरीके से। ये दोनों एक जगह पे मतलब साइनेप्सिस तो है ही इनके बीच, साइनेप्सिस है, साइनेप्सिस नहीं टूटा, ऐसा नहीं है साइनेप्सिस टूट गया है, ठीक है। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, हाँ जी, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। अब ये क्या वाला है उसके बारे में बात करेंगे। सिर्फ पैकेटीन में एक रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बना है जिसको बोला गया है क्रॉसिंग ओवर, मतलब जो ये दो पार्ट्स हैं ये क्रॉसिंग ओवर हो गई है इनके बीच में, क्या हो गई है, क्रॉसिंग ओवर, डन। ये किस में हुआ, पैकेटीन में हुआ। भर भर के PYQs आए हैं इसके ऊपर, अच्छे से करना है इसको, तो PYQ, ठीक है, हाँ जी। सो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल क्रॉसिंग ओवर बोला गया है। अब इसमें क्या होता है इसके बारे में बात करें, क्यों बोला गया है ये रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। सिंपल सी बात है, अभी पैकेटीन में इतना ही होगा, बट अगर आगे फॉर कॉन्सेप्ट क्लियरिटी अगर मैं बात करूँ, क्या होता है हमारा ये जो पार्ट है इधर आ जाता है इसका, क्यों, क्योंकि हमें वेरिएशंस लानी है, जेनेटिक एक्सचेंज करना पड़ेगा, जीन्स एक्सचेंज करने पड़ेंगे, एक्सचेंज ऑफ जीन्स, डन। तो ये वाला पार्ट इधर आ जाएगा इसका, ठीक है जी, और ये कुछ पार्ट इधर चला जाएगा इसका, ठीक है जी। इस तरीके से जब हम आगे जाके सेपरेट आउट कर रहे होंगे क्रोमोसोम्स को, डन, जीन्स का एक्सचेंज हो जाएगा। किस तरीके से बात करते हैं, किस तरीके से, फिर क्या होगा, इस तरीके से आ गए। मान लो यहाँ पर क्या था, इधर देखो, हम बात करके आए थे यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ए वाला बड़ा ए प्रेजेंट है, यहाँ पर छोटा ए प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर क्या आ गया, छोटा ए, यहाँ पर बड़ा ए आ गया, ठीक है। यहाँ पर छोटा ए ही था, यहाँ पर छोटा, सॉरी यहाँ बड़ा था, ठीक है, यहाँ बड़ा था, तो यहाँ पर बिग ए, ओके। इस तरीके से अब जब ये 4 सेल्स में जाएगा, किस तरीके से जाएंगे, इनके कॉम्बिनेशन किस तरीके से होंगे, हमारी वेरिएशंस आ जाएंगी, ठीक है, वेरिएशंस आ जाएंगी। पहले क्या होता, ये एक सिस्टर क्रोमेटिड थी, ये एक सेल में जाती, ये एक सिस्टर क्रोमेटिड थी, ये एक सेल में जाती, पर ये दोनों सेम होती। क्यों सेम होती, हमारा इस तरीके से ही बनता अगर ये माइटोसिस हो रहा होता, बट रिकॉम्बिनेशन हो गई है तो यहाँ जेनेटिक एक्सचेंज आ गया है, यहाँ जेनेटिक एक्सचेंज आ गया है, हाँ जी। तो वेरिएशन आ जाएंगे इसकी मदद से। किस तरीके से बात कर लेते हैं, यहाँ 4 सेल्स बना लो, 1 2 3 4। फर्स्ट में कहा जाएगा, फर्स्ट में मान लो ये वाली क्रोमेटिड गई, ये तो नॉर्मल क्रोमेटिड थी, ठीक है। सेकंड वाले में कौन सी गई, ये वाली। अब ये कुछ ना कुछ वेरिएशन आ गई, क्योंकि पहले तो सिर्फ नॉर्मल यही था, ठीक है। थर्ड में कौन सी गई, मान लो ये गई जिसमें वेरिएशन थी। तो 4 में से 2 सेल्स ऐसी बनी हैं जिनके अंदर कुछ ना कुछ वेरिएशंस हैं, ठीक है। अभी पैकेटीन में सिर्फ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल दिखता है, ये कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए है, डन। पैकेटीन डन। फिर आता है डिप्लोटीन, ठीक है। पैकेटीन ड्यूरिंग दिस स्टेज द 4 क्रोमेटिड्स ऑफ ईच बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स बिकम। अब हाँ, पैकेटीन में एक और वर्ड, एक और लाइन बहुत इंपॉर्टेंट। पैकेटीन में क्या होता है, जो हमारा बाइवेलेंट और टेट्राड है, क्लियरली विजिबल, क्या बोले तो क्लियरली विजिबल, ठीक है, क्लियरली विजिबल। और ये जो फेज होता है ये पैकेटीन वाला, ये लंबा होता है, लॉन्गर देन लेप्टोटीन, लेप्टो लिख दूँ, एंड जाइगो, ठीक है। लेप्टो एंड जाइगो दोनों से लंबा फेज होता है, तो ये होता है पैकेटीन का काम, डन, ठीक है जी। तो लेप्टोटीन और जाइगोटीन दोनों से लंबे फेज को बोला गया है पैकेटीन को, ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट आता है डिप्लोटीन। तो क्रॉसिंग ओवर हुई किसमें, पैकेटीन में, ठीक है जी, हाँ जी। एक पॉइंट रह गया, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल के लिए एक एंजाइम लगती है जिसको बोला गया है रिकॉम्बिनेज। किससे बनता है रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, एक एंजाइम से बनता है, रिकॉम्बिनेज। एनसीईआरटी लिखती है कि ये एक एंजाइम मेडिएटेड प्रोसेस है,
क्या है, एंजाइम मेडिएटेड प्रोसेस है, ठीक है। हाँ जी, तो क्रॉसिंग ओवर हो गई हमारी किसके लिए, वेरिएशंस के लिए। फिर हमारे पास आता है एक फेज जिसको बोला जाता है डिप्लोटीन। द बिगिनिंग ऑफ डिप्लोटीन इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। देखो इधर देखो, जो हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम्स थे, होमोलोगस क्रोमोसोम्स में जो साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स था, अब वो डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा, वो डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा, बट एक जगह पर टिकेगा, एक जगह पर रहेगा, जिसको बोलते हैं हम क्या, क्या बोलते हैं जिसको, कियाज्मेटा। क्या बोलेंगे इसको, कियाज्मेटा। हमारा जो होमोलोगस क्रोमोसोम का कनेक्शन था, साइनेप्सिस, वो इस फेज में ख़त्म हो जाएगा। क्या बोलते हैं, ख़त्म होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, जिसको बोला जाता है कियाज्मेटा। बट एक जगह पर साइनेप्सिस रहेगा। ऐसे साइनेप्सिस लगा हुआ था ना यार, ऐसे साइनेप्सिस था, अब ये यहाँ पे साइनेप्सिस रहेगा, सिर्फ इस जगह पर साइनेप्सिस रहेगा, यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, डन। जो यहाँ पे यह था साइनेप्सिस, यहाँ ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ इस जगह पर रहेगा साइनेप्सिस, डन। इसको बोला गया है कियाज्मेटा, ठीक है जी। कियाज्मेटा स्ट्रक्चर जो कि एक एक्स शेप स्ट्रक्चर है, एक्स शेप स्ट्रक्चर है, जहाँ पर कियाज्मेटा विजिबल होता है, शेप्ड। यहाँ पर क्या होता है, साइनेप्सिस, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, साइनेप्सिस विजिबल, ठीक है, ओनली यहाँ पर ही होता है, ठीक है, कियाज्मेटा। कौन सा फेज है ये, डायकाइनेसिस। कौन सा फेज है ये, डायकाइनेसिस। हाँ जी, कौन सा फेज था, डायकाइनेसिस। फिर आता है डिप्लोटीन। डिप्लोटीन लास्ट फेज हो गया प्रोफेज 1 का। इसमें क्या होगा, हमारे जो क्रोमोसोम्स होंगे कंप्लीटली कंडेंस हो गए होंगे, प्रोफेज आते आते कंप्लीटली कंडेंस हो ही जाएंगे, तो कंप्लीटली कंडेंस्ड हमारे क्रोमोसोम्स हो गए होंगे, ठीक है जी। और यहाँ होगा टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियाज्मेटा। क्या बात है, खुद ही बन गया। देखो जो हमारे दो क्रोमोसोम्स थे, जो हमारे दो क्रोमोसोम्स थे, वो एक मतलब बेसिकली जो हमारी कियाज्मेटा है वो बिल्कुल यहाँ आ जाएगी, मतलब बिल्कुल ही टर्मिनल पर आ जाएगी, बिल्कुल ही एंड पर आ जाएगी कियाज्मेटा। क्या होता है, टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियाज्मेटा। टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियाज्मेटा, मतलब कियाज्मेटा सिर्फ एंड पर दिख रही होगी अब। हाँ जी, कियाज्मेटा क्या है, जहाँ पर साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स अभी भी प्रेजेंट है, ठीक है जी। अब आएगा मेटाफेज 1। मेटाफेज 1 में क्या होगा, जो हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, मेटाफेज 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होंगे, ना कि इस तरीके से, ना कि सिस्टर क्रोमेटिड्स। मेटाफेज 1 में जो हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो सेपरेट होंगे, मतलब सेंट्रोमियर्स स्प्लिट नहीं होंगी, हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होंगे, डन। मेटाफेज 1 में वही मेटाफिजिक प्लेट इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, पढ़ लेते हैं एनसीईआरटी। So beginning of the diplotin is recognized by the dissolution of synaptonymal complex and the tendency of the homologous chromosomes of the bivalents to separate from the each other except at the site of crossovers। मतलब स्टार्ट कहाँ पर होएगा डिसोल्यूशन होना, सॉरी व्हाट आई डिड, मैंने क्या गलत कर दिया, हाँ मैंने नाम गलत लिख दिया, ये डिप्लोटीन नहीं होता है, ये सबसे पहले डायकाइनेसिस, ये डिप्लोटीन है, फिर डायकाइनेसिस आएगा। जो लास्ट फेज है वो डायकाइनेसिस होता है, ओके, जो लास्ट फेज है वो डायकाइनेसिस होता है, सॉरी। ये डिप्लोटीन है, मतलब यहाँ पर डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा हमारा साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, और डायकाइनेसिस में क्या होगा, लास्ट फेज है जो, लास्ट फेज में कंप्लीटली कंडेंस हो जाएंगे हमारे क्रोमोसोम्स, ओके।
So beginning of the diplotin is recognized by the dissolution of synaptolymal complex and the tendency of the recombined homologous chromosomes of bivalents to separate from each other except at the site of crossovers. इसको बोला गया है chiasmata. X type structure है chiasmata. In oocyte of some vertebrates, highlight. In oocyte of some vertebrates can last for months or years. oocyte कुछ vertebrates के oocytes में, oocyte क्या होता है, जो 2n वाला सेल की हम बात कर रहे थे ना, स्पेशलाइज्ड सेल जिससे n बनते हैं, जिससे गैमीट्स बनते हैं, फीमेल में जिससे ओवम बनता है उसको oocyte बोला जाता है। 2n वाला जो सेल है हमारा उसको oocyte बोलते हैं। डन। तो ये PYQ भी आया हुआ है, ठीक है, ये PYQ भी आया हुआ है। हाँ जी। The final stage of meiotic prophase 1 is dikinesis. This is marked by terminalization of chiasmata. During this phase, chromosomes are fully condensed and the meiotic spindle is assembled to prepare homologous chromosomes for separation. हाँ, nucleolus disappear and nuclear envelope also breakdowns. ठीक है, लिख लेते हैं। हाँ जी, क्या क्या हो रहा है डाइकाइनेसिस में? और न्यूक्लियोलस, नस और ऑर्गेनेलीज डिसअपियर। हाँ जी, डिसअपियर हो जाती हैं और स्पिंडल बन जाते हैं, स्पिंडल फॉर्म्स, spindle forms and nuclear envelope breakdowns. nuclear envelope disappear लिख सकते हो या breakdown, ठीक है, nuclear envelope breaks, ठीक है। हाँ जी, फिर आते हैं हम मेटाफेज 1 पे, जहाँ पर प्लेट लग जाती है, मेटाफेजिक प्लेट लग जाती है। द फाइनल स्टेज ऑफ हो गया मेटाफेज 1। मेटाफेज 1 में क्या होगा? द बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स अलाइन ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन। होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं जो वो इक्वेटोरियल प्लेट पर लगेंगे, ना कि क्रोमेटिड्स स्प्लिट होंगी। डन। द माइक्रोट्यूब्यूल्स फ्रॉम द ऑपोजिट पोल्स ऑफ द स्पिंडल्स, जो भी चले गए हैं, स्पिंडल फॉर्मेशन हो गई है, अटैच टू द काइनेटोकोर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, होमोलोगस क्रोमोसोम्स पे अटैच होंगे। डन। यहाँ देखो, ये प्रोफेज 1 में था, ये मेटाफेज 1 में हुआ, ये क्रॉसिंग ओवर हुई, सब कुछ हुआ, ठीक है। मेटाफेज 1 में क्या हुआ? ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स लगे हैं, ना कि हमारे क्रोमेटिड सेपरेट हो रही हैं। फिर एनाफेज 1 में ये क्रोमोसोम्स सेपरेट हो रहे हैं, जो ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं ये सेपरेट आउट होंगे, ठीक है। फिर टीलोफेज 1 में साइटोकाइनेसिस करके दिखाया गया ये फेज। टीलोफेज 1 में तुम्हें ऐसा दिख रहा है सेल, ठीक है। Anaphase 1, the homologous chromosome separate while sister chromatids remains associated at the centromeres. होमोलोगस क्रोमोसोम से सेपरेट हुए हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स होती तो हमें इस तरीके से दिखती होती, ठीक है, इस तरीके से जा रही हैं भाग के, ठीक है, इनके पीछे पीछे। बट होमोलोगस क्रोमोसोम्स होंगे तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स इस तरीके से दिख रहे होंगे, ठीक है। The homologous chromosome separate while sister chromatids remains associated at the centromeres. Telophase 1, the nuclear membrane and nucleolus reappear. अब दोबारा आ जाएंगी, टीलोफेज आ गया है, काम ही है ये टीलोफेज का। साइटोकाइनेसिस फॉलो, साइटोकाइनेसिस होगी और डायड ऑफ सेल्स बनेंगे, इसको बोला गया है डायड। डायड बोले तो मियोसिस 1 के बाद 2 सेल्स बन गए हैं जिनको बोला है डायड ऑफ सेल्स। हाँ जी, ठीक है। तो मियोसिस 1 के बाद 2 सेल्स बने हैं जिनको क्या बोल रहे हैं? डायड। ठीक है। Although in many cases the chromosomes do undergo dispersion, they do not reach the extremely extended state of interphase nucleus. बोला गया है बहुत सारे केसेस में हमारे जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो डिकंडेंस होकर क्रोमेटिन बना लेते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है हो ही ये सब कुछ। और बोला गया है कि जो टीलोफेज 1 में होते हैं वो हमारे क्रोमोसोम्स इतने डिकंडेंस नहीं हो पाते हैं क्रोमेटिन में जितना कि इंटरफेज में दिखता है। डन।
द स्टेज बिटवीन द टू मियोटिक डिवीजन इज कॉल्ड इंटरकाइनेसिस। दो M1 और M2 के बीच का जो फेज है उसको बोला गया है इंटरकाइनेसिस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इसके अंदर डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता है। नॉर्मल वैसा ही कोई ऐसा फेज है नॉर्मल सा, जनरली शॉर्ट लिव्ड, छोटा सा हो तो प्रेजेंट हो सकता है, वरना कोई दिक्कत नहीं है। देयर इज नो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए ड्यूरिंग इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस इज फॉलोड बाय प्रोफेज 2, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2। ये जो सब हैं ये बिल्कुल बिल्कुल सेम माइटोसिस की तरह है, ठीक है, कुछ नहीं है इसमें अब हमारे पास, बट डिफरेंस क्या आएगा, माइटोसिस अब एक एक क्रोमोसोम आ चुका है ना सेल के पास इस तरीके से, ठीक है, टीलोफेज 1 के बाद। तो इनको अब सिस्टर क्रोमेटिड्स को सेपरेट करेंगे दो सेल्स में, एक सिस्टर क्रोमेटिड एक, बट डिफरेंस क्या आएगा कि जो हमारी क्रॉसिंग ओवर वाली है दो सेल्स में, वो मान लो इसमें दो सेल्स बनाए, ठीक है, इसमें एक आएगी क्रॉसिंग ओवर वाली, एक नॉर्मल आएगी, फिर ये वाला सेल है इसने दो सेल्स बनाए, एक क्रॉसिंग ओवर वाली, इतना डिफरेंस आएगा। बाकी सेम मियोसिस 2 जो है माइटोसिस जैसा है, ठीक है। तो टीलोफेज 1 के बारे में लिख लें पहले, सॉरी एनाफेज के बारे में पढ़ा है अभी तो एनाफेज में क्या होगा, तो मेटाफेज 1 में क्या हुआ, होमोक्रोमोसोम्स बोल रहे हैं ना हम इसको, होमोलोगस, तो होमोक्रोमोसोम्स सेपरेट सोम्स थे वो सेपरेट हुए हैं, डन, सेपरेट, ठीक है, सॉरी सेपरेट नहीं होते हैं, होमोक्रोमोसोम्स ऑन इक्वेटर पर लगते हैं ना मेटाफिजिक प्लेट पर, ठीक है जी। एनाफेज 1 में जो हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो सेपरेट होते हैं, तो होमोक्रोमोसोम्स सेपरेट, ठीक है, नॉट सिस्टर क्रोमेटिड्स, डन। फिर आता है टीलोफेज 1, टीलोफेज 1 में क्या हो रहा होता है जी, टीलोफेज 1 में वही सेम चीज, डीकंडेंस, और ऑर्गेनेलीज, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर एनवेलप, रीफॉर्म्स, ठीक है जी। decondensed but not as interphase, ठीक है, ओके। टीलोफेज 1 में ये हो रहा होता है, डन। इंटरकाइनेसिस के बारे में बात कर लेते हैं, लिखो भाई इंटरकाइनेसिस के बारे में। इंटरकाइनेसिस में क्या होगा, मेन बात क्या है, नो डीएनए रेप्लिकेशन, बस इतना ही लिखना है इसके बारे में, और कुछ नहीं है, ठीक है। इतना याद रखना है कि फेज बिटवीन M1 एंड M2, बिटवीन M1 एंड M2, डन। इंटरकाइनेसिस। अब मियोसिस 2 भाई हम पढ़ते हैं, चलो। मियोसिस 2 इज इनिशिएटेड इमीडिएटली आफ्टर साइटोकाइनेसिस हुई, ये दो सेल्स में टूटा, ठीक है। कैसे होगा, बेसिकली ये जो दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स थे, एक होमोलोगस क्रोमोसोम इसमें चला गया, एक इसमें चला गया, ठीक है, इस तरीके से। फिर इसमें जो सिस्टर क्रोमेटिड होगी, एक सिस्टर क्रोमेटिड इसमें, एक इसमें और एक इसमें।
तो ये तो सिंपल सी बात है ना, ये तो माइटोसिस जैसा ही हो गया. सो मियोसिस 2 इज इनिशिएटेड इमीडिएटली आफ्टर साइटोकाइनेसिस बिफोर द क्रोमोसोम्स आर फुल्ली इलोंगेटेड इन कॉन्ट्रास्ट टू मियोसिस 1. मियोसिस 2 रिजेंबल्स अ नॉर्मल माइटोसिस. द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर. प्रोफेज में क्या हो रहा था, जो माइटोसिस वाला था वही सेम, कुछ नहीं लिखना इसमें. At this stage, chromosomes aligned at the equator and the microtubules formed from opposite poles of the spindle get attached to the kinetochores. Anaphase 2, it begins with the simultaneous splitting of the centromere of each chromosome, which was holding the sister chromatids together. अब sister chromatids separate होंगी, done, allowing them to move towards opposite pole. But कौन सी होंगी, क्रॉसिंग ओवर वाली, ठीक है. टेलोफेज 2. Meiosis ends with the telophase 2. देखो यहाँ पे ये प्रोफेज 2 हुआ, यहाँ पर सिस्टर क्रोमेटिड. मेटाफेज 2, यहाँ पर सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हुई. एनाफेज 2, यहाँ सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो गई और यहाँ 4 सेल्स में आ गई, ठीक है जी. मियोसिस एंड्स विद टेलोफेज 2 इन विच द 2 ग्रुप ऑफ क्रोमोसोम्स वंस अगेन गेट इनक्लोज्ड बाय न्यूक्लियर एनवेलप. साइटोकाइनेसिस फॉलोज, रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ टेट्राड ऑफ सेल्स. अब सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस क्या हुआ, फर्स्ट सिग्निफिकेंस क्या हुआ, वेरिएशंस. वेरिएशंस कैसे भाई साहब, जो M1 किया था, M1 क्या हुआ, रिडक्शनल डिवीजन किया था, जो जिसमें हमने 2n से n बनाया था, उसमें क्या आई थी, क्रॉसिंग ओवर हुई थी, जिसकी वजह से वेरिएशंस आएंगी, ठीक है, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल पहले जैसा नहीं रहा, थोड़ा सा वेरिएशंस आए, ठीक है. सेकंड क्या है, इवोल्यूशन. इवोल्यूशन क्या, सबको पता होगा कि इवोल्यूशन क्या होता है. जैसे कि हम पहले बंदर थे, अब क्या है, हम इंसान हैं, तो कुछ ना कुछ जेनेटिक मटेरियल में कुछ ना कुछ म्यूटेशन क्या है, कुछ ना कुछ चेंज आता है जेनेटिक मटेरियल में, आया होगा, जिसकी वजह से इवोल्यूशन हुआ, हम इवॉल्व हुए, ठीक है. ओके, फिर बोला गया है ये जो स्पर्म है ये n है प्लस n है, तो ये n कहाँ से आएंगे हमारे पास, ये n कहाँ से आते हैं, मियोसिस से आते हैं, ठीक है. n कहाँ से आते हैं, मियोसिस से आते हैं, डन. क्या है, मियोसिस इज द मैकेनिज्म बाय विच कंजर्वेशन ऑफ स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर. मतलब जो n है इसको जोड़ के 2n बनाना है, तो n कहाँ से बनेगा, क्योंकि हमें 2n बनाना है ना, ठीक है. 2n जोड़ेंगे तो 4n बन जाएगा. जनरेशन इज सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म इवन दो द प्रोसेस पर से paradoxically results in the reduction of chromosomes number by half. It is also increases the genetically variability in the population of organisms from one generation to the next. Variations are very important for the process of evolution. कर लो भाई highlight. डन. समरी में कुछ नहीं है, समरी खुद पढ़ेंगे, ठीक है. सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन कर दिए गए हैं, समरी पढ़ लेना, होमवर्क है, ठीक है, और PYQ सॉल्व कर लेना इसके. सो आई होप सेशन अच्छा लगा होगा, और जो शॉर्ट नोट्स बनवाए गए हैं इसको अच्छे से बना लेना, ठीक है. बहुत ही ज़्यादा कंटेंट नहीं है शॉर्ट नोट्स में कि भाई पूरी पोथियाँ लिखवा दी हैं, कि भाई सब कुछ ही NCERT का लिखवा दो, नहीं. बाकी PYQs अगर और होंगे, वैसे हमने PYQ सेशन में किया हुआ है, बट मैं जब PDF शेयर करूँगी तब भेज दूँगी, ओके. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. सब्सक्राइब करना बायो बडी को ऐसे और लेक्चर्स के लिए.